हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर की एक विषय इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट का 5 से 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेस्ट क्या होता है? व्हाट इज पेस्ट? पेस्ट को कहते हैं हिंदी में पीड़क। तो नासी जीव या पीड़क उस वनस्पति या वो जंतुओं को कहते हैं जो मानव या मानव हित को नुकसान पहुंचाते हैं। नासी जीव या पीड़क उन वनस्पति या जंतु को कहते हैं जो मानव को या मानव के हित को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा परिभाषा मैंने लिया है, कोई भी जीवित प्राणी जो मनुष्य या उसके सामान को ध्यान देने योग्य आर्थिक हानि या क्षति का कारण बनता है, उसे पेस्ट कहते हैं। पेस्ट का मतलब दोस्तों, यदि आपको भी कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो आपका पेस्ट हुआ। आपके घर में दोस्तों कोई गाय है, बैल है, आपके खेत में गया, आपके खेत में जाके आपने जो फसल बोई उसको खा लिया, उससे आपको आर्थिक नुकसान हो गया, तो आप जो आपकी गाय होगी वह पेस्ट हो गई। दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि कोई भी जीवित प्राणी जो मनुष्य या उसके सामान को ध्यान देने योग्य आर्थिक हानि या क्षति का कारण बनता है, उसी को पेस्ट कहते हैं। अब आगे देखेंगे हम लोग इंसेक्ट पेस्ट क्या होता है। इंसेक्ट पेस्ट दोस्तों अलग पूछता है और पेस्ट अलग पूछता है। तो इंसेक्ट पेस्ट क्या होता है? एक कीट जो फसलों को आर्थिक हानि पहुंचाता है, जिसे हम लोग पेस्ट अभी बोले थे, या मनुष्य के पशुधन और अन्य सामानों के लिए उपद्रव और स्वास्थ्य के लिए खतरा होता है, उस कीट को इंसेक्ट पेस्ट के रूप में जाना जाता है। वह कीट जो फसलों को आर्थिक हानि पहुंचाता है या मनुष्य के पशुधन और अन्य सामानों के लिए उपद्रव और स्वास्थ्य के लिए खतरा होता है, उसी कीट को इंसेक्ट पेस्ट कहते हैं। एक कीट एक स्थान या एक मौसम में एक ही जगह हो सकता है, लेकिन दूसरी जगह और मौसम में ऐसा नहीं हो सकता। जैसे दोस्तों, कोई गेहूं के मौसम का जो कीट होगा वह धान के मौसम में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो वही बताया जा रहा है कि जो एक कीट एक स्थान या मौसम में एक कीट ही हो सकता है, लेकिन दूसरी जगह और दूसरे मौसम में ऐसा नहीं हो सकता। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पेस्ट और इंसेक्ट पेस्ट समझ में आ गया होगा। आगे चलते देखते हैं जैविक नियंत्रण, बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है। दोस्तों, 100% एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो देखते हैं क्या है बायोलॉजिकल कंट्रोल। दोस्तों, बायोलॉजिकल कंट्रोल फसलों के नाशी जीवों को नियंत्रित करने के लिए एक दूसरे जीवों को प्रयोग में लाना जैव नियंत्रण कहलाता है। फसलों के नाशी जीवों को नियंत्रित करने के लिए एक दूसरे जीव को प्रयोग में लाना ही जैविक नियंत्रण कहलाता है। या कह सकते हैं, जब पीड़कों के नियंत्रण के लिए मनुष्य द्वारा उनके प्राकृतिक शत्रुओं को लिया जाता है, तो उसे ही जैविक नियंत्रण कहा जाता है। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि जैसे आपके घर में बहुत सारा चूहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप अपने घर में बिल्ली को पालेंगे। तो जो आपकी बिल्ली है, यह जैविक बायोलॉजिकल कंट्रोल को फॉलो करेगी, क्योंकि दोस्तों जो बिल्ली है वह चूहे को मार के खा जाएगी। तो यही दोस्तों है बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो देखते हैं क्या होता है, फसलों के नाशी जीवों को नियंत्रित करने के लिए एक दूसरे जीवों को प्रयोग में लाना जैव नियंत्रण कहलाता है। जैव नियंत्रण एकीकृत नाशी जीव है, उसके प्राकृतिक शत्रुओं के जीवन चक्र, भोजन, मानव सहित अन्य जीवों पर प्रभाव आदि का गहन अध्ययन करके प्रबंध का निर्णय लिया जाता है। तो उसी को कहा जाता है जैविक नियंत्रण। फिर से दोस्तों जैविक नियंत्रण समझिएगा। जैविक नियंत्रण दोस्तों उसे कहते हैं, जैसे आपका दोस्तों आपके घर में बहुत सारे चूहे आ गए हैं, आपको चूहे को कंट्रोल करना है, तो आपको उसमें पेस्टिसाइड का यूज करने का नहीं मन है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप उसके प्राकृतिक शत्रु को लेकर आएंगे, आप बिल्ली को घर में पालेंगे, तो बिल्ली जो है चूहों को धीरे धीरे खा जाएगी। तो उसी को कहा जाता है दोस्तों बायोलॉजिकल कंट्रोल या जैविक नियंत्रण। आगे देखते हैं अब पादप संगरोध या प्लांट क्वारंटाइन क्या होता है। पादप संगरोध और रोग और कीट मुक्त पौधों को सुनिश्चित करने की एक तकनीक होती है, जिसके द्वारा एक समस्या की उपस्थिति का पता लगाने के लिए परीक्षण किए जाते समय एक पौधे को अलग कर दिया जाता है। दोस्तों, कहने का मतलब है, जैसे आपका कोई पौधा दोस्तों 50 पौधा है, उसमें से किसी 10 पौधे में रोग लग गई है, तो उसमें सभी पौधों की जांच की जाएगी और जो पौधा रोगी पौधा पाया जाएगा उसे अलग कर दिया जाएगा। तो वही दोस्तों अलग करने की विधि को प्लांट क्वारंटाइन कहते हैं। आप लोग दिखाते हैं इसकी शुरुआत कब हुई और कैसे हुई थी। दोस्तों देखते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं हम संगरोध की। तो संगरोध को अंग्रेजी में कहते हैं क्वारंटाइन। संगरोध शब्द कोई नया नहीं है। आज से कई सौ साल पहले मध्यकालीन युग के दौरान गिल्टी रोग या काली महामारी का आक्रमण
एशिया से यूरोप में हुआ था। कौन सा रोग दोस्तों? गिल्टी रोग या काली महामारी का आक्रमण एशिया से यूरोप में हुआ था। क्योंकि ये बीमारी मानव के आवागमन से एशिया से यूरोप में फैल रही थी। क्योंकि दोस्तों ये जो बीमारी थी वह मानव के आवागमन से एशिया से यूरोप में फैल रही थी। तब सर्वप्रथम इटली ने इसके रोकथाम के लिए एक नियम बनाया था। इटली ने इसके रोकथाम के लिए एक नियम बनाया था। दोस्तों क्या पूछ सकता है कि प्लांट क्वारंटाइन का नियम किसने बनाया था? तो इटली ने बनाया था। 1377 ईस्वी में रगुस्ता के बंदरगाह पर एक नियम लागू किया गया। इसके द्वारा प्लेग को रोकने के लिए आने जाने वाले यात्रियों को अलग कर दिया जाता था। आने जाने वाले यात्रियों को अलग कर दिया जाता था। यह कानून 40 वर्षों के लिए लागू किया गया था। इसी आधार पर अन्य देशों ने भी काली महामारी से निजात पाने के लिए, बचने के लिए एक कानून बनाए। आज संगरोध शब्द का प्रयोग प्राय सामान्य रूप से पादप स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए किया जाता है। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि क्वारंटाइन की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो दोस्तों जब वहाँ पे रोग फैल रहा था तो रोग को रोकने के लिए प्लेग रोग से ग्रसित बसों में जो लोग बैठे थे उनकी टेस्ट किया गया। जिनमें जो उनमें से रोगी पाए गए उनको अलग कर दिया गया। तो वहाँ से क्वारंटाइन शब्द पाया गया। उसके बाद दोस्तों उसे प्लांट क्वारंटाइन में भी यूज किया गया। तो यही है दोस्तों प्लांट क्वारंटाइन। आगे देखते हैं दोस्तों। एग्जाम में पूछा था अभी पादप रोगों के आर्थिक महत्व पर लेख लिखिए। तो दोस्तों पादप रोग जो होता है वह लगभग हमारे पौधे को, हमारा क्योंकि हमारा जो देश है भारत देश वह कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर बहुत से फसल पौधे, सही प्रकार के पौधे उगाई जाती है, फसल उगाई जाती है। तो वहाँ पर दोस्तों जो पादप का रोग होता है वो क्या करता है? कृषि को बहुत हानि पहुंचाता है। क्या हानि पहुंचाता है दोस्तों? लगभग 18% फसल को खराब कर देता है। कौन? पादप रोग। तो देखते हैं पौधे में किसी प्रकार का विघ्न, विघ्न मतलब दोस्तों अड़चन। तो पौधे में किसी भी प्रकार का विघ्न जो उसकी सामान्य संरचना, कार्य अथवा आर्थिक उपयोगिता में अवरोध उत्पन्न करता है, पादप रोग करता है। कोई पौधा है दोस्तों उसकी पत्ती सूखने लगी अचानक से, तो दोस्तों वह पादप रोग हो गया क्योंकि उसकी संरचना बदल रही है। कोई पौधा है वो अचानक से दोस्तों उसकी पत्ती सब झड़ने लगी, तो वही पादप रोग है। कोई लकड़ी अपने आप जल्दी जल्दी सब सूख जा रहे हैं, तो वही पादप रोग है। तो वही बताया जा रहा है कि पौधे में किसी प्रकार का विघ्न जो उसकी सामान्य संरचना, कार्य अथवा आर्थिक उपयोगिता में अवरोध उत्पन्न करता है, पादप रोग कहलाता है। जैसे दोस्तों आपका कोई पेड़ है उसपे से जो फसल लगी है, जो फल लगे हैं, वो सब रोग के कारण नीचे झड़ गए, तो वो भी एक रोग कहलाएगा। आगे देखते हैं भारत जैसे कृषि प्रधान देश में विभिन्न पादप रोग, कीट, खरपतवार आदि से कुल खाद्यान्न का लगभग 18% नुकसान होता है दोस्तों। कुल खाद्यान्न का लगभग भारत में कितने प्रतिशत नुकसान होता है? 18% नुकसान होता है। तो दोस्तों पादप रोग के आर्थिक महत्व को आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं तंबाकू का मोज़ेक रोग। तंबाकू का मोज़ेक रोग क्या होता है? तंबाकू के पौधे में होने वाले इस रोग का कारक टोबैको मोज़ेक वायरस होता है। तंबाकू में जो तंबाकू का मोज़ेक वायरस रोग होता है वो किसके कारण होता है? टोबैको मोज़ेक वायरस के कारण। इस रोग में पौधे की पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, साथ ही साथ ये छोटी भी हो जाती हैं। पौधे की पत्तियां सिकुड़ जाती हैं तो छोटी हो जाती हैं, जिससे पत्तियों में हरित लवक नष्ट हो जाता है। जिससे क्या होता है? पत्तियों में जो हरित लवक पाई जाती है वह नष्ट हो जाता है। रोग से प्रभावित पौधों को काटकर विशेष पौधे से अलग कर देना चाहिए तथा उस पौधे को जो जिसको अलग किया गया उसको जला देना चाहिए। फसल परिवर्तन विधि को अपनाना चाहिए। रोग निरोधी प्रजाति को बोने में प्राथमिकता देनी चाहिए। दोस्तों ये थे कुल क्वेश्चन। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों भौतिक नियंत्रण क्या होती है की विधि, कीटों को नियंत्रित करने की भौतिक नियंत्रण की विधि। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट अभी एग्जाम पूछा था, तो बताता हूँ मैं आप लोगों को, लेक्चर के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो जो भौतिक नियंत्रण होती है इसमें इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ चीजें पाई जाती है। जैसे पहला होता है तापक्रम, पहला होता है तापक्रम, और दूसरा होता है प्रकाश, तीसरा नमी, चौथा बिजली की ध्वनि को कीटों के नियंत्रण के लिए उपयोग करते हैं। तो पहला देखते हैं तापक्रम। तापक्रम से कैसे कंट्रोल करते हैं, तो देखते हैं दोस्तों। अनाजों में आर्थिक आर्द्रता रहने से उनमें कीटों का आक्रमण अधिक होता है। इनसे बचने के लिए अनाजों को सूर्य की प्रखर धूप में सुखाते हैं। इसे सूर्य चिकित्सा भी कहते हैं। कभी कभी बीजों के अंदर कीट छिपे रहते हैं, जैसे कपास की गुलाबी सुंडी, ये क्या रहती है? बीज के अंदर छुपी रहती है। ये सूर्य के प्रकाश से नहीं मरती। इनको मारने के लिए इनक्यूबेटरस में रखकर 125 डिग्री से 13 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। इस क्रिया से कीट मर जाते हैं तथा बीजों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भंडारित अनाजों के लिए कीटों के लिए भंडार गृहों का तापक्रम बढ़ाकर कीट नियंत्रण के लिए
यह विधि अपनाई जाती है। इस विधि में अतितापन कहते हैं, इस विधि को क्या कहते हैं, अतितापन कहते हैं, सुपर हीटिंग कहते हैं। गुलाबी सिंडी को मारने के लिए सीमन कॉटन सीड हीटर का भी प्रयोग किया जाता है। तो हमने उच्च तापक्रम देखा, अब इसके बाद देखेंगे न्यून तापक्रम, किसमें भौतिक नियंत्रण में हम लोग देख रहे हैं। तो न्यून तापक्रम से कैसे कीटों को नियंत्रित किया जाता है। सुसुप्तावस्था में कुछ कीट 30 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री के नीचे तापक्रम भी सहन कर लेते हैं। ये प्रायः 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर खाना पीना बंद नहीं करते हैं। तो सॉरी 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर खाना पीना बंद कर देते हैं और निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए शीत भंडारों में फलों और सब्जियों को रखकर इनके प्रकोप से बचाया जा सकता है। यद्यपि 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे कीट अक्रियाशील हो जाते हैं, परंतु बहुत सी अवस्थाएं मरती नहीं। बहुत से कीट 1 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक के नीचे तापक्रम को भी सहन कर लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसी भौतिक नियंत्रण में दूसरा बिजली का प्रयोग। बिजली का प्रयोग कैसे, पहले उसमें देखेंगे पहला प्रत्यक्ष नियंत्रण। इस विधि में कीटों द्वारा आक्रांतित अनाजों को गामा किरणों को प्रभाव में साधारण डोज पर रखते हैं, जिससे कीट तो मर जाते हैं परंतु अनाजों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष नियंत्रण। इस विधि में कीड़ोडियन किया जाता है। नर कीटों का अधिक संख्या में प्रयोगशालाओं में रखकर कोबाल्ट बल्ब से निकली गामा कीड़ों उनके ऊपर छोड़ी जाती हैं। गामा कीड़ों के प्रजनन अंगों को नष्ट कर कर उन्हें बाँझ बना देती हैं। ये मादा के साथ मैथुन करते हैं परंतु इनके अंडे से बच्चे नहीं निकलते। इस प्रकार आगे की पीढ़ी नहीं चल पाती। इस विधि को बाज नर वाली विधि कहते हैं। इस विधि की खोज अमेरिकी वैज्ञानिक नीपीलिंग 1937 में की थी। इस विधि का सफल प्रयोग सन 1955, तो इस विधि का जो सफल प्रयोग 1955 में क्यूरेकुआ के एक टापू में पालतू पशुओं के परोजीवी स्क्रूअर फ्लाई के विरुद्ध किया गया था। इस कीट की पूरी पीढ़ी नष्ट हो गई और कीट नियंत्रण का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत हुआ। नर कीटों का चयन इसलिए किया गया कि इनकी संख्या मादा के अपेक्षा कम होती है तथा एक कम मात्रा पर ही बाँझ हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग तो देखेंगे इसमें भौतिक नियंत्रण में आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है कीटों पर। तो इस विधि में खेतों में पानी लगाने और निकालने की क्रिया करते हैं। भूमि के अंदर आने वाले बहुत से कीटों को खेत में पानी निकाल कर नष्ट किया जा सकता है। भंडारित अनाजों के कीटों के नियंत्रण के लिए अनाज को सुखाकर उसमें आर्द्रता का प्रतिशत 8 से 10 करने से अधिकांश कीटों का आक्रमण रोका जा सकता है। अब देखेंगे ध्वनि से कैसे नियंत्रण करेंगे कीटों को। तो ध्वनि तरंगों का प्रयोग कीटों को भगाने, आकर्षित करने तथा मारने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए कॉटन बॉलवर्म्स में एक प्राकृतिक शत्रु एक प्रकार के बर्ड्स होते हैं। इनके द्वारा उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंगों को कीट ग्रहण कर लेते हैं, तो उसी प्रकार की ध्वनि रिकॉर्ड कर बजाए जाने पर कीट दूर भागते हैं। मच्छरों को आकर्षित करने के लिए 1940 में कुछ अफ्रीकी वैज्ञानिकों ने ध्वनि का प्रयोग किया। कुछ उच्चीकृत तरंगों कीटों को मारने के लिए भी प्रयोग की जाती हैं। तो दोस्तों ये था कुल आपको भौतिक नियंत्रण की विधि। मैंने बताया बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है, प्लांट क्वारंटाइन क्या होता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।